सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, आज से हम लोग चर्चित कथाकार मंजुल भगत जी पर एकाग्र का आयोजन कर रहे हैं। आज ही के दिन 31 जुलाई 1998 को 1998 को मंजुल जी हमसे विदा हुई, मगर अपने शब्दों में, अपनी कृतियों में वे हमारे साथ पहले से कुछ अधिक गहराई के साथ उपस्थित हैं। तो ऐसे में आज उनकी इस 24वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें याद करते हुए उन पर यह एकाग्र आरंभ हो रहा है। आप में से कई लोग जान ही रहे हैं, फिर भी एक बार एक रेडी रेफरेंस के लिए उनकी कुछ कृतियों से गुजरते चलें, उनके नामों को मैं यहाँ पर रखता चलूँ। उनके रचित कहानी संग्रहों में गुलमोहर के गुच्छे, क्या छूट गया, आत्महत्या से पहले, कितना छोटा सफर, 52 पत्ते और एक जोकर, सफेद कौआ, बूंद, आखिरी चोट, अंतिम बयान आदि प्रमुख हैं, चर्चित हैं। ये सभी मंजुल जी के कहानी संग्रह हैं। इसी तरह उपन्यासों की अगर बात करें तो अनारो, खातुला, तिरछी बौछार, बेगानी के घर में, टूटा हुआ इंद्रधनुष, गंजी, लेडीज क्लब आदि महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, यशपाल प्रतिष्ठान और हिंदी अकादमी दिल्ली के सम्मानों से सम्मानित मंजुल भगत जी की रचनाओं के भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुए हैं और हिंदी से बाहर के पाठक भी उनके रचे से भली भांति अवगत हैं। मित्रों, यह हम सभी के लिए बेहद खुशी की बात है कि आज की इस पहली कड़ी में हमारे साथ वरिष्ठ रचनाकार नासिरा शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। वे उनसे जुड़े विभिन्न संस्मरणों को भी हमसे साझा करेंगी, उनकी कुछ कृतियों पर बातचीत करेंगी और इस बहाने वह जो दौर है, पूरा साहित्यिक सांस्कृतिक परिवेश जिस तरह का है, उस सब पर भी बातचीत होगी। तो आइए, आप सभी मित्रों की ओर से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे हमारे साथ जुड़ें और फिर हम लोग बात करेंगे। जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन नासिरा शर्मा जी, नमस्कार। हाँ, आपको नमस्ते तो है ही है और मेरे सुनने वालों को प्यार और आदर। और आज जो है वो 24 साल बाद फिर हम याद कर रहे हैं मंजुल जी को। और आज सच पूछिए तो उनके जिससे कहते हैं अदब के जश्न की शुरुआत है, क्योंकि हम उनके लिए उनकी जुदाई को महसूस तो कर रहे थे, लेकिन अब वक्त ये है कि हम उनके अदब पे बोलें, लोग सुने और उसे पढ़ें। जी, निश्चय ही। और यह हम सभी को अच्छा लगेगा कि एक एक कर उनसे जुड़ी बातचीत यहाँ पर हो और इसका आरंभ
कुछ आरंभ से ही हो, कुछ शुरुआत की बातचीत करें। मंजुल जी अपनी और तमाम अन्य रचनाकारों की, और एक एक कर फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी तो आप तो लेख पढ़वा रहे थे हमसे जी मैं यह और आप सोचता कुछ हूँ पढ़ रहे कि थे। जी। जी मैं यह सोचता हूँ कि पहले कुछ संवाद कर लें और इसके बाद उस आलेख पर भी आएंगे। मैं यहाँ पर साथियों को बतला दूं कि एक बेहद महत्वपूर्ण आलेख नासरा शर्मा जी द्वारा लिखित, उसका भी यहाँ पर पाठ होगा। शुरुआत के कुछ एक अंश मैं पढ़ूंगा और बाद में नासरा जी स्वयं पढ़ेंगी। मगर पहले भेंट मुलाकात और कुछ अनौपचारिक बातचीत हो जाए, फिर हम उस आलेख पर आएंगे। और आज हमारे साथ मित्रों कुछ ऐसे अमूल्य चित्र भी हैं जो नासरा जी की ओर से प्राप्त हुए हैं। कार्यक्रम के अंत में हम उन चित्रों को भी देखेंगे और उस पर भी नासरा जी की टिप्पणी लेंगे। जी देखिए, मंजुल जो थी वो जितना चेहरे से उनके प्यार टपकता था और जिस अंदाज से वो बात करती थी, वो मुझे अपनी तरफ बहुत आकर्षित करता था। और उनका एक उपन्यास आया था, खातुल। खातुल एक अफगान लड़की की कहानी थी जो उन्होंने नॉवेल की शक्ल में दी थी। वो और एक कुत्ता उस कहानी में लगातार चलता रहता है। खातुल क्या फील करती थी अफगानिस्तान के लिए उस दौर में, जब वहां पर फौज, रशियन फौज आ गई थी और इन लोग भाग के आए थे। लेकिन इसके माँ बाप को वहां पे कैद कर लिया गया था, या कहिए उनको जरूरत थी डॉक्टर की। तो इन लोगों के जो पूरा खानदान था वो तो आ गया था कि हिंदुस्तान को छोड़ के वो अमेरिका चला जाएगा। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है जो एक मोहल्ले की कहानी हो जाती है, फिर एक कुत्ते शैबी की कहानी हो जाती है। तो मंजुल ने कहा था इस पे तुम नासा कुछ लिखो, और मैं चाहूंगी। तो मैंने कहा इस वक्त मैं इतनी डूबी हुई हूँ अपनी अफगानिस्तान की किताब में, लेकिन मैं इसको पढ़ूंगी। फिर वो सीरियलाइज हुई थी और 1983 में उसको मतलब वो छपी और इनको इनाम भी मिला इसके ऊपर। मैं इस बात की तारीफ करूंगी कि मंजुल की नजरें वहां जाती थी जहां पे ज्यादातर लोग के अपने अनुभव वहां तक नहीं जा पाते थे या जाते थे, जो भी हो। तो उसमें उन्होंने, उस वक्त तो अफगानिस्तान से बहुत लोग आए हुए थे और भरा हुआ था हमारा हिंदुस्तान एक तरह से कुछ मोहल्लों में। लेकिन खातुल को उठाना और खातुल के जरिए जितनी भी रिपोर्टें दी हैं इन्होंने, मंजुल जी ने, वो इतनी सही हैं। जैसे कूची के बारे में बताना, या बार बार खातुल का परेशान होके ये कहना कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी कनाडा क्योंकि वो बहुत दूर है। तो मंजुल पूछती कहाँ से दूर है, तो वो कहते हैं कि काबुल से बहुत दूर है। और पूरे वक्त खातुल बेचैन रहते हैं अपने माँ बाप की वजह से। उसमें खानों का भी जिक्र है और बहुत तरह से जो मंजुल जी का जुड़ाव है खातुल से, वो बहुत गहरे उभर के आया है। और मंजुल जी का अपना भी जो नेचर था वो बहुत जुड़ाव का था। दूसरी ये था कि उस वक्त हम लोग निकलते बहुत थे क्योंकि सभी को क्यूरियोसिटी थी कि क्या हो रहा है, कुछ सीखें, कुछ देखें। और तो मुलाकातें बहुत होती थी और हर टॉपिक पे बात होती थी। और गप मारने में मेरे ख्याल से मंजुल जी बहुत ही मज़ेदार थी। मुझे याद है कि मैं जब भी उनसे मिलती थी तो बहुत ही अच्छा सा मुझे लगता था। इनकी कहानियों में एक आम आदमी बहुत अच्छी तरह से उभर के आता था। और चूंकि मैं चाहती थी इन पे ज़्यादा से ज़्यादा बोलना, लेकिन आपको वो लेख ही इतना पसंद आ गया है कि आप कहते हैं टुकड़ों में। तो अब अगर ज़्यादा बोलूँगी तो वो लेख में वही चीज़ें हैं जो बोलने जा रही हूँ मैं। तो अब आप देखिए कैसे आप संभालते हैं। साथियों, अब हम उस आलेख पर आते हैं
एक बेहद अ, उपयोगी और एक बेहद उल्लेखनीय आलेख, उसको पढ़ते हैं, उसके कुछ एक अंशों को पढ़ते हैं और उसके बाद आगे के अंश के लिए स्वयं नासरा जी से हम निवेदन करेंगे। मैं उस आलेख को पढ़ता हूँ, किस तरह से उस आलेख में ऐसी कई बातें आई हैं जिससे वह एक दौर समझ में आता है, और जिस तरह की उसकी भाषा है वह भी अपने आप में काफ़ी कुछ कहती है। मैं एक बार उस आलेख को ढूंढ लूं और फिर हम उसे पढ़ते हैं। जी मित्रों, नासिरा जी का यह आलेख मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, साहित्य की शाख पर झूलती 3 फाख। मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही थी? नासरा जी, मेरी आवाज आ रही थी कि नहीं आ रही थी? बीच में थोड़ा सा नहीं आई थी। जी, मैंने इसको हटा लिया है, इसे दिक्कत हो रही थी। साथियों, मैं इस आलेख को पढ़ता हूँ। नासरा जी का यह आलेख, साहित्य की शाख पर झूलती 3 फाख्ताएं। हर चीज नहीं खोल रहा हूं, फिर मजा नहीं रहेगा। सुनिए कि एक बड़ा लेखक किस तरह से भूमिका बनाता है कहीं और पहुंचने के लिए। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं सुनाता हूं। जहन में कई बार गांव के कुछ टुकड़े परछाइयों की तरह गुजरते, जिनमें चेहरे होते, घर, रास्ता, खेत और कहारों द्वारा उठाई वह डोली भी होती है, जिसमें अम्मा सफेद पर्दा पड़ी डोली में अंदर बैठी होती और मैं पर्दे के बाहर। कोई आवाज, कोई संगीत जहन में इन यादों के टुकड़ों के साथ नहीं गूंजता, सिवाय एक आवाज के जिसे मैं काफी अरसे तक पंचक्की की आवाज समझती रही थी। एक खामोश दोपहर में वर्षों बाद वह पुरानी आवाज कानों में पड़ी तो मैं चौंक पड़ी। ध्यान से सुना और खुद से पूछा, यहां इस दौर में पंचक्की? नासरा जी के गद्य का मजा लीजिए। यहां इस दौर में पंचक्की। यह आवाज बहुत कम चिड़ियों की चहचहाहट में सुनने को मिलती थी, जो मेरे पूरे वजूद में भावनाओं के जल तरंग सी बजा देती, और मेरा गांव मुस्तफाबाद मेरी आंखों के सामने फिरने लगता। आवाज गुम हो जाती और मैं भी उस जहनी कैफियत से बाहर निकल आती, यह सोचकर होगी कहीं पंचक्की। आखिर नया पुराना साथ साथ कदम मिलाकर चल रहा है। छतरपुर में जेएनयू की तरह रंग बिरंगी चिड़ियों का उत्सव तो मनाया नहीं जाता, जबकि मेरे घर के सामने से वन विभाग में खड़े सैकड़ों पेड़ कभी धूप में तो कभी वर्षा में झूमते रहते, मगर चिड़ियों के नाम पर कबूतर, कौवे और गौरैया कभी कभार जाड़े में अजनबी चिड़िया घबराई सी इधर उधर ताकती नजर आ जाती हैं, जिसमें बाज भी होता है। एक दोपहर वही पंचक्की फिर चहकी तो देखा घर के लॉन में 2 फाख्ताएं बड़े बेगमाती ढंग से
बेगमाती ढंग से पंजे रखती टहल रही हैं। तो क्या यह फाख्ताओं की आवाज है? यकीन करना पड़ा। बचपन का छाया जाला छंट गया और याद आया कि कम सुखन परिंदा बड़े ठस्से से रहता है। देखिए, बचपन की बातें, बचपन और बचपन की स्मृतियां। नासरा जी लिखती हैं, बचपन का छाया जाला छट गया और याद आया कि कम सुखन परिंदा बड़े ठस्से से रहता है। शायद इसी अंदाज को देखकर मेरी बड़ी बहन का बेटा लाख सिखाने पर कि यह फाख्ता है, उसे वह फातिमा ही कहता था, जो उसकी मां का नाम था। पुरानी यादें बिन बुलाए मेहमान की तरह अक्सर आपकी तन्हाई में आकर आपको तरोताजा कर जाती हैं। और मैं अब जब भी डाली पर झूलती या मुंडेरों पर पंजों के बल चलती सूफियाना रंग की प्याजी दिलकश सी फाख्ता देखती हूं तो मुझे वह फातिमा ही लगती है। मतलब बच्चे का संबोधन बड़े के लिए भी कई कई अर्थ रखता है। ध्यान दीजिएगा। नासरा जी लिखती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी इंसान को देखकर आप कोई रूपक गढ़ लेते हैं, जानबूझकर नहीं, अचानक किसी शेर या कविता की पंक्ति, किसी कहानी की पहली लाइन की तरह वह कौंध जाती है। मिसाल के तौर पर अब यहां तक यह भूमिका चलती है और इसके बाद नासरा जी मंजुल भगत जी को कैसे याद करती हैं, आगे के अंश आप स्वयं उन्हीं से सुने, मैं उनसे अनुरोध करता हूं। जी जी जी। मंजुल भगत जब भी जहन में उभरती तो बिना अनारों के नहीं, उस गर्म चाय के प्याले के बिना नहीं जो उनके घर में खाने की मेज पर रखी सफेद टिकोजी से ढकी चायदानी में दमदार चाय के नाम पर पीने को मिली थी। क्या कहीं उसमें मेरे घर का माहौल या मज़ारा बसा था? मैंने अफगानिस्तान पर एक उपन्यास लिखा है, खातुल। मैं चाहती हूँ तुम जरूर पढ़ो, मंजुल भगत कहती हैं। कैसी अजीब सी बात है कि मैं फाख्ता के जिक्र से एकाएक मंजुल भगत की तरफ मुड़ गई। मगर सच तो ये है कि मुझे वे दोनों बहनें मृदुला और मंजुल अपनी तरफ खींचती थी। दीदी हाँ, एक अनुरोध करता हूं, इसको हटा ही दें, इससे नॉइज पैदा हो रहा है। ईयरफोन को निकाल दें, मोबाइल से भी निकाल दें, आवाज ज्यादा स्पष्ट आएगी। मोबाइल से भी निकाल दें। हाँ बोलिए। अब ठीक है, अब पढ़ें प्लीज। हाँ, अब आवाज स्पष्ट है। तो जहां से छोड़ा वहां से पढ़ूं या जी शुरू से भी पढ़ सकते, शुरू से ही पढ़ लें। जी। मंजुल भगत जब भी जहन में उभरती तो बिना अनारों के नहीं, और उस गर्म चाय के प्याले के बिना नहीं जो उनके घर में खाने की मेज पर रखी सफेद टिकोजी से ढकी चायदानी से दमदार चाय के नाम पर पीने को मिली थी। क्या कहीं उसमें मेरे घर का माहौल या मज़ारा बसा था? मैंने अफगानिस्तान पर एक उपन्यास लिखा है, खातुल। मैं चाहती हूँ तुम जरूर पढ़ो, मंजुल भगत कहती हैं। कैसी अजीब सी बात है कि मैं फाख्ता के जिक्र से एकाएक मंजुल भगत की तरफ मुड़ गई। मगर सच तो ये है कि मुझे ये दोनों बहनें मृदुला और मंजुल अपनी तरफ खींचती थी। शायद उन दोनों की बातें बड़ी दिलचस्प होती, जिसमें एक अजीब तरह की रंगारंगी थी। उसमें वही महकाती महसूस होती जिसे मैं अरसे पहले इलाहाबाद में अपनी सहेलियों के झुंड में
छोड़ आई थी। मंजुल जी को अंतिम विदाई के लिए हम सब शमशान घाट पर मौजूद थे। सुबह सुबह सुनीता जी ने फोन पर इत्तला दी थी। उनकी बेटी और पति से कई बार मुख्तसर सी मुलाकात हुई और उनके बारे में मृदुला जी के लेखों के द्वारा बहुत कुछ जानने को मिला। सच तो ये है कि आपके परिचित तो बहुत होते हैं, मगर आपको सखी या दोस्त का एहसास देने वाले बहुत कम होते हैं। और अपनाइयत का ये साथ मुझे क्यों इन दोनों के साथ बैठकर महसूस होता है, शायद वो एक तरफा ही हो, मैं कह नहीं सकती। मृदुला जी से फोन पर बातें होती तो लगातार या फिर वर्षों का विराम लग जाता। मुलाकात होना तो दूर की बात हो जाती, मगर हम जितने भी अरसे बाद मिले, हम मिलते उसी तरह हैं जहां से हमने छोड़ा था। मंजुल जी की तरह मृदुला जी भी बातों की बेहद शौकीन है और उनकी ये खूबी उनके संस्मरण में खुलकर नजर आती है। हमने एक दूसरे को खूब पढ़ा भी है और साहित्यिक और सामाजिक मुद्दों पर जी भर कर बातें भी की हैं और एक दो यात्राएं भी साथ साथ की हैं। कहीं कोई उलझाव, द्वेष, चिड़चिड़ापन, बैकबाइटिंग हमारे बीच कभी नहीं आई। और फिर साल भर पहले उनकी तीसरी बहन अशला बंसल से मेरी मुलाकात हुई। कमरे में घुसते हुए उन्हें देखकर लगा था कि मृदुला जी आ रही हैं। फिर लगा नहीं, ये मृदुला जी नहीं है, फिर ये कौन हो सकती हैं? प्रोग्राम के खात्मे पर परिचय हुआ कि ये मृदुला जी की छोटी बहन है, जो लिखती अंग्रेजी में है, मगर बातें कहीं वही लच्छेदार लहजा, वही मासूम सा जो दिल में एकदम से अपनी जगह बना लेता है। मुझे याद आता है कि कल जब मैंने चंद्रकांता जी से पूछा था कि मृदुला जी कार्यक्रम में आ रही हैं, तो उनका जवाब था, वो नहीं आ रही, कह रही है मैं तो नहीं, मेरा जनाजा जाएगा। सुनकर मैं इतना खिलखिला कर हंसी थी कि चंद्रकांता को भी हंसना पड़ा था। भाषा एक सेतु नहीं, बल्कि ऐसा रिश्ता है जहाँ सारी दीवारें और रुकावटें दो इंसानों के बीच से, चाहे वो कितने भी अजनबी क्यों ना हो, एकाएक ढह जाती है। कायदे से मृदुला जी को और जनाजे का कोई तालमेल नहीं है, मगर भाषा की जिस अभिव्यक्ति को उन्होंने पकड़ा था, वो भारतीय समाज के आम बोलचाल से लेकर साहित्य तक कई तरह के अर्थ का ऐसा लुत्फ दे जाती है कि आपके जहन में एक वाक्य शब्द का पूरा साहित्यिक इतिहास गूंज उठता है। मानो शब्द एकाएक आपके दिल और दिमाग के दरवाजे बिना किसी मेहनत के एकाएक खोल देते हैं। मुझे याद है जब श्रीपत राय जी मेरी कोई रचना पढ़ते तो एक दो शब्दों को लेकर पूछते, ये कहाँ से ले आई? फिर कुछ देर तक खामोशी से मुस्कुराते रहते या फिर ताली बजाकर तेज तहलका लगाते। शब्दों का भी इतिहास होता है, अभिव्यक्तियों को भी विरासत होती है। और तो और भाषा के विभिन्न वर्ग एक समुदाय होते हैं, विभिन्न वर्ग एवं समुदाय होते हैं, और हद तो ये है कि आप बोलने वाले के शब्द चयन, आवाज के उतार चढ़ाव और इजहार से उसकी पृष्ठभूमि को एक सीमा तक समझ लेते हैं कि ये बंदा आया कहाँ से है। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं अब राजनीतिक फर्क भी साफ उभर कर आ जाता है। मृदुला जी और मंजुल भगत एक ही परिवार से ताल्लुक रखती हैं। मगर अजीब बात है, दोनों बहनों की जबान एक दूसरे से कितनी भिन्न है। जब वो कागज के पन्नों पर साहित्यिक पाठ बनकर उभरती हैं, एक में ढाका की मलमल का एहसास तो दूसरे में ऑर्गेंडी का एहसास, जिस पर एक भी शिकन नहीं। एक में विशेष कालबोध की धड़कन तो दूसरे में वर्तमान समय की पश्चात। ये सारे उदाहरण मेरे जहन में न उभरते अगर राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक बिसात, 3 बहनें 3 आख्यान
मुझे पढ़ने को न मिलती, जिसमें मंजुल भगत और मृदुला के अलावा उनकी छोटी बहन अशला बंसल भी मौजूद न होती। उनकी अंग्रेजी कहानी का हिंदी अनुवाद उसमें शामिल है, तो भाषा का कटाव भी बिना किसी गैर जरूरी बयान और बेजा शब्दावली के साथ उनकी रचना में मौजूद है। अब ये लेखिका का माल है या अनुवादक का या फिर दोनों का, तीनों आख्यानों से गुजरते हुए मेरे जहन में बार बार ये वाक्य गूंजता रहा, साहित्य की शाख पर झूलती तीन फाख्ताएं। दिमाग इस वाक्य के साथ भटकता है, तीन बहनें ओपेरा में और मेरे घर के आंगन में, जहां हम तीनों बहनें पलकर बड़ी हुई थी और सभी के हाथ में सृजनात्मक रहस्यों से भरा कलम मौजूद था। हमारी सवारियां डोली से बग्घी, बग्घी से कार और रिक्शा तक बदलती रही हैं, मगर साहित्य की पुरानी धुन हमारे साथ रही, जिसके आलाप हमारी क्षमता के अनुसार ऊंचे और मध्यम होते रहे। अब देखते हैं कि बिसात के अंदर तीनों रचनाओं में ऐसा क्या है जिन्हें एक साथ छापा गया। पुस्तक मंजुल भगत की रचना से शुरू होती है, इसलिए मैं उनकी रचना से अपनी बात शुरू करती हूँ और तब पाठकों के सामने ये प्रश्न भी खुल सकेगा कि आखिर इतनी लंबी भूमिका को ऐसी क्या जरूरत थी। बात सीधे और बिल्कुल सपाट तरीके से आलोचना और विवेचना के बने बनाए मानक पर बड़ी आसानी से लाखों बार दोहराए वाक्यों की सहायता द्वारा की जा सकती थी। अपने लघु उपन्यास बेगाने घर में मंजुल भगत ने उस मिले जुले माहौल को उठाया जो गुजरे कल की बात थी, बल्कि इतिहास का ऐसा अध्याय जो हमसे कट कर या तो यादों की परछाइयां बन लहराता है या फिर साहित्य के पन्नों पर ठहर सा गया है। जिनके पास यादें हैं उन्हें इस तरह से पाठ पढ़कर बहुत कुछ याद आ जाता है। उनकी नम आंखें और लरसते होंठ की ये कपकपाहट उनके पोतों नवासियों के लिए मजाकी साबित होती है, जिसे वो महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने समय की इस करवट को किस्सा गोई के रूप में अपने नाना नानी से सुना है, उन्होंने अपनी यादों की कच्ची मिट्टी पर इन अक्षरों को किसी तारीखी शिलालेख की तरह सुरक्षित रख रखा है। मंजुल भगत की ये कहानी सन 1978 में लिखी गई। हम कह सकते हैं कि इन यादों को ही नहीं बल्कि उस पूरे कालखंड को गुजरे तब मुश्किल से 2 दशक हुए थे। संक्षेप में कहें तो ये कहानी 50-60 वर्ष पुराने माहौल पर लिखी गई थी, जब नौकर और मालिक का रिश्ता सिर्फ जरूरतों की पूर्ति के लिए नहीं बनता था, बल्कि प्यार की एक बारीक मगर मजबूत डोर से बंधा होता था, जहां पुश दर पुश रिश्ता उसी तरह चलता था जैसे मालिकों के अपने परिवार और बिरादरी के बीच बना रहता था। मंजुल भगत ने अपने नाना के घर के माहौल पर कलम उठाया है, किसी एक पक्ष के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि जिंदगी जैसी थी बिल्कुल उसी तरह सामने रख दी है, जिसमें भाषा और मुहावरों का ताना बाना कसा हुआ है, जिसको पढ़ते हुए आप उसका हिस्सा बन उन्हीं कमरों और कोठरियों में सांस लेने लगते हैं जहां माली, कोचवान, बावर्ची, भंगन और अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहते हैं। आज के दौर में ऐसे माहौल और नौकरों की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है, जहां नौकर मालिकों का कत्ल करके भाग जाते हैं। मंजुल भगत जी ने जहां कहानी का अंत किया है, वो दरअसल कई संस्कृति की शुरुआत है जो बेगानेपन से शुरू होती है। चाहे किशोर चंद जी की मृत्यु इसका कारण हो या फिर देश के बंटवारे और जमींदारी के उन्मूलन के बाद भारतीय समाज के टूटन, बिखराव और दिशाहीनता की छटपटाहट हो, हम इस कहानी में किशोर चंद जी की मृत्यु को एक रूपक के रूप में ले सकते हैं।
कि किस तरह हम एक अजनबी राह की तरफ बढ़े, पुराने जीवन मूल्यों, अपनेपन और बेनाम रिश्तों की केचली को उतारते हुए। इस केचली ने आसानी से हमारी खाल को नहीं छोड़ा, इतनी खराशें और घाव दिए हैं जिसमें हम उर्दू के लेखक काजी अब्दुल सत्तार के क़रतुल ऐन हैदर की कहानियों में बाखूबी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनका पूरा साहित्य इसी विषय की धड़कनों की तपकन से भरा हुआ है। अभी कुछ माह पहले मैंने तरुण भटनागर की कहानी दादी मुल्तान टच एंड गो पढ़ी और मुझे महसूस हुआ और एहसास की खरोंच पर पुराने जख्मों को लेकर इतनी खूबसूरत कहानी नए लेखक भी उसी गर्मी और भावनाओं की गहराई से लिख सकते हैं जो भटनागर की कहानी के किरदार की सोच का हिस्सा बन जाती है, जिसमें मुक्ति मिलना नामुमकिन है। वास्तव में ये यादें तारीख के अध्याय हैं जो इंसान की सच्ची ऐतिहासिक गाथा है, जहां इंसान का एहसास अपने परिवेश और समय को दर्ज करता है, अपने दुख सुख की पूरी ईमानदारी के साथ व्यक्त करता है। मंजिल जी के यहाँ उन लड़कियों का जिक्र आता है जो चूड़ियों के टूटन को जमा कर खेलती हैं और शमा या दिए की रोशनी में उन्हें पिघला कर लंबी झालर बनाती है। वहां पर लगता है कितनों का बचपन ऐसी घटनाओं का साझा होगा, जहां मेरे गांव से ठीक गणपत की तरह शकूर चला आया और फल बेचने लगा। उस फल बेचने वाली की बेटी खलीकुन एकाएक आन खड़ी होती है घर की छत पर खूबी खेलने के लिए, और अब लगता है कि हम बड़े होकर उन टूटे किरदारों का खेल कलम से निकले अक्षरों से खेलते हैं। एहसास को जोड़ तोड़कर यादों की लौ पर तपाकर हम उन टूटे शीशों को एक बार फिर जोड़ने की अपनी चाहत में उसी मोहर पर जो मंजुल ने उभारा है, जहां इंसानी बिसात बिछी है, जिंदगी और समय शतरंज की गोटियां बनकर चौपड़बाजी का कमाल दिखा रहे हैं। उसमें एक नए दृष्टिकोण से मृदुला गर्ग ने वंशज में उठाया है। जो मजा मंजुल भगत के यहाँ आम और खास के मुहावरे में केवड़ा पड़े कत्थे और मलाई में पड़े चूने के संग खुशबूदार क़िवाम और बराबर कटी छालियों के संग नर्म पान के बीड़े चबाने वाली भाषा का सुरूर है, वहाँ यहाँ आकर अलग तरह की भाषाई कसाव और तराश के साथ नजर आता है। ये मृदुला जी के लिए है और उस बदलाव को अपने बयान और मुहावरों द्वारा दर्ज कराता है कि समय का पंखा अब घर घर डोर से नहीं बिजली से चलता है। मृदुला जी की भाषा में भावना और जबान की फुलकारी की जगह वैचारिक और अनुशासन का सारा लगा हुआ है। का भावना और जबान की फुलकारी की जगह वैचारिक और अनुशासन का गारा लगा हुआ है, जो उसी जमीन की बात करता है जो बेगानी घर में की गई है, मगर गुलाम गर्दिश सर्वेंट क्वार्टर्स की जिंदगी से भरपूर दुनिया से हटकर उस समाज में जिसमें वर्गों की विभिन्नता और मानसिकता का अपना यथार्थ गुलबुटे काटता है। तो यहाँ तक तो मैंने मंजुल जी का पढ़ा है। अब आप आगे बताइए कि क्या करना है। चाहे तो पढ़ें, अच्छा होगा, या दिक्कत आ रही हो तो जहां आपको जी अगर दिक्कत आएगी तो मैं उसको आगे बढ़ा लूंगा। मैं कह रहा हूं चाहे तो इसको कंटिन्यू करें, अच्छा ही रहेगा। नहीं, पढ़ा जा सकता है। जी जी जी, लोग जुड़े हुए हैं, लोग पसंद कर रहे हैं इस पूरे आलेख को। नीलिमा टिक्कू जी, मृदुला गर्ग जी, कुसुम अंसल जी, सभी लोग जुड़े हुए हैं, शादाब आलम, तमाम लोग, और हमारे साथ मंजूषा गांगुली जी, पूनम भगत जी, रोहित प्रसाद पथिक जी, बंकिम जी, जयश्री पुरवार जी, तमाम लोग जुड़े हुए हैं। तो यह भी हमारी कोशिश रहती है
कि हम एक लेखक के बहाने वह पीढ़ी, वह परिवार, वह परिवेश, यह सब भी आ सके तो अच्छा ही हो। हमारा पूरा धड़कता हुआ भारतीय साहित्य, हिंदी साहित्य आए तो अच्छा ही हो। तो एक महत्वपूर्ण आलेख है इस बहाने। तो थोड़ा सा आप पढ़िए, उसके बाद मैं शामिल होती हूँ, जी। क्योंकि एक टुकड़ा मैंने छोड़ दिया था। किशोर चंद्र जी न्यायालय में करते हैं, ये 228 पेज पे है। उसके बाद आप दूसरा तीसरा वाला ले लीजिएगा, और नहीं तो मैं थोड़ा सा पढ़ के आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ा लूंगा। अच्छा ठीक है। अब मैं मृदुला जी की लैंग्वेज देखती हूँ। किशोर चंद्र जी न्यायालय से ताल्लुक रखते हैं, मगर भगवान ने उनके साथ न्याय नहीं किया। पांच बच्चों के मरने व पत्नी के स्वर्ग सिधारने के बाद उनकी सूखी जिंदगी में भावनाएं शुष्क नहीं हुई। प्रसंग तो इस तथ्य को साबित करने के लिए कहानी में अनेक हैं, मगर बौराई घोड़ी का दौड़ना और दोनों अगले पैरों को चबूतरे पर रखकर अपनी बात मालिक तक पहुंचाना कहीं गहरे छू जाता है। उसी किशोर चंद्र का नाम सन 1986 में प्रकाशित वंशज में जश शुक्ला जी था। गुलाब की पीली बेल यहाँ पर पीली चमेली में बदल जाती है, और अपने में टूटे ममता से भरे किशोर चंद्र जी जब दो बच्चों के पिता बन जज शुक्ला का रूप धर लेते हैं, तो बिना माँ की औलादों को उचित परवरिश के चलते अक्सर भाई बहनों के बीच की आम शरारतों और झगड़ों में जज बन कभी अपनी लकड़ी की हथौड़ी मेज पर बजाकर ऑर्डर ऑर्डर कहते हैं, या फिर कमजोर पक्ष का साथ देने में ये समझ नहीं पाते हैं कि कमजोर पक्ष भी गलती कर सकता है। मृदुला जी ने मेरे संग की औरतें लेख संस्मरण में बड़े रोचक ढंग से उस घर की औरतों का जिक्र किया है जो मंजूर कभी घर है, जो उनका ननिहाल है। वे नानी से बात शुरू करती हैं, माँ का जिक्र करती हुई परिवार के मर्दों का भी बड़ा दिलचस्प ब्यौरा देती हैं, जिसमें उनका ये कहना कि नानी से कहानी नहीं सुनी मगर उनकी अपनी कहानी सुनी। चूंकि हमने नानी से कहानी नहीं सुनी, तो इस कमी को हम तीनों बहनों ने कहानी लिखकर पूरी कर दी। वंशज को समझने और लुत्फ लेने के लिए मेरे संग की औरतों से गुजरना भी एक महत्वपूर्ण अध्ययन हो सकता है, क्योंकि उसमें घर का ज़रारन खाना पूरी तरह खुलकर सामने आता है। जिस तरह वंशज के शुक्ला जी के व्यक्तित्व का दूसरा चेहरा और समाज का दूसरा पक्ष। लेकिन नाना का रूप चाहे किशोर चंद्र वाला हो या जश शुक्ला का, उनके चरित्र निर्माण का बुनियादी गुण व रस एक है। बच्चों को पिटता देखकर उनका दिल पिघलता है, और वो घोड़ी भी अपनी दौड़ को किसी रूपक, किसी गहरे विद्रोह और इंकार के रूप में यहाँ भी दर्ज कराती है। और अपने मालिक के प्रति, जिन्हें ना घोड़ी को चाबुक मारना पसंद था, ना हिश हिश की आवाज कर उसकी चाल बढ़ाना, वो तो चमेली के बेल पर खिले असंख्य फूलों को देखकर चिंतित हो उठते थे। किसकी नाजुक काया कितनी बोझिल हो रही होगी, क्योंकि उनके अंदर पत्नी के अनेक बच्चों के जन्म का भार उठाना और दो के अलावा सभी को मौत के हवाले होते देखने का गम पिघले मोम की तरह द्रवित कर उन्हें झुलसाए जो रखता था। ये बात उनका बेटा कैसे समझ सकता था, जो उन्हें साहब कहता था और जमाने के बदलते रंग को खुली आंखों से देख रहा था। हाकिम गोरों का जुल्म एक वृत्तांत की तरह खुल रहा था, और उसे उस बग्घी से नफरत थी जो अंग्रेज या ऊंचे वर्ग की सवारी थी। वो भावना को समझती थी, उस प्यार को समझती थी जो उसे भरपूर मिला था, इसलिए वो चाबुक की फटकार में दहल उठती थी। इन दोनों उपन्यास को लिखते समय दोनों लेखिकाओं के जहन में वो सब कुछ नहीं होगा जो आज समय के गुजरने के बाद उनकी आम सी लिखी घटनाओं के बयान को परतदार बयान देता है। शायद इसलिए कहा जाता है कि
कि साहित्य का मूल्यांकन ताबड़तोड़ नहीं होना चाहिए, बल्कि समय के गुजरने के साथ वो कृतियां स्वयं अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं, जिनके छुपे अर्थ समय के साथ अपने सामने खुलते हैं, और हम भी समय के साथ दिमागी और अनुभवी सत्रों पर विकसित होते हैं। ये भी सच है कि तुरंत लिखे साहित्य में जो विद्रोह और सनसनाहट होती है, समय के गुजरने के बाद उन मुद्दों पर लिखे जाने से एक अलग तरह की विवेचना और व्याख्या भी आ जाती है। मृदुला जी का वंशज स्वतंत्रता संग्राम के गुजर जाने और उसके बाद का समय लिए है, जिसमें रोशनदानों और झरोकों से अतीत ताजा हवा और धूप के साथ झांकता नजर आता है। बेटे का इस हद तक शर्मसार होना कि फौज में भर्ती होने, खुदकुशी करने के साथ स्वयं सेवक संघ में शामिल होने का निर्णय लेने पर वो उसे आमादा करने लगता है। बड़ा विचित्र है कि केवल अपने विचारों और भावना के चलते इंसान दूसरे इंसान को नहीं नकारता, बल्कि समय भी अपने अतीत के पदचिन्हों के विरुद्ध राह पकड़ लेता है। अब जो अंग्रेजों की तरह रहे, वो देशद्रोही, चाहे उसके विचार और कारनामे जो भी हों। ये भी हमारी सोचने की तर्कहीन दिशा है, जो कमोबेश अभी भी मौजूद है, बिना इस सफाई को महसूस किए कि हर वर्ग का अपना रहन सहन और तौर तरीका होता है, जो उसे मजबूरन स्वीकार करना पड़ता है। वो दौर जो जानवर की जबान को समझने में की अहमियत रखता था, उसकी अगली पीढ़ी अपने बुजुर्गों की भावना को समझने के काबिल नहीं है थी। वही खाई डेल्टा बनकर हमारे समाज में इस तरह फैली है कि आज हम एक दूसरे के दुश्मन हो गए। बिना इस तथ्य को समझे इस जहरीले संकीर्ण बदलाव को पूरी प्रामाणिकता के साथ मृदुला जी ने कलमबंद किया है, भले ही वो उनके मामा और नाना पर आधारित पाठ हो, मगर उस समय का यथार्थ था जो घर घर में घट रहा था। इसका किसको गुमान था कि एकता की चलती ट्रेन एकाएक पटरी बदल लेगी और अपनों की भी शत्रु बन जाएगी। ये समाज जहाँ रिश्तों, पशु पक्षियों और जानवरों तक की दिल से गुंजाइश थी, वो सब अब चेतना से हट कर रह गया था और चेतना में अटक कर रह गया था। मानव अधिकार की लफाजी, पर्यावरण की लंतरानी और कानून की भरमार के बाद इंसानों के दिल अपने संग रहने वालों के लिए प्यार से खाली और तंग है। मोहल्लों में घोड़े, गाय, भैंस, बकरी, चिड़ियों का पिंजरा तो दूर, अब फ्लैटों में चिड़िया और आकाश भी इससे दूर हो गया है, केवल कार की कतारों के। मंजिल जी के उपन्यास में जो कोठरियां नौकरों के नाम लिखी गई थी, वंशज में उसी सर्वेंट क्वार्टर में फिलिप किराएदार बनकर रहने लगता है, जो किराया देने की भी बिसात नहीं रखता, मगर शराब पीने और बेटी की कमाई पर अपना पूरा अधिकार समझता है। बदलाव का ये पहला चरण है। वंशज उपन्यास दरअसल स्वतंत्रता संग्राम की भट्टी से निकले चरित्रों की कहानियां हैं, जिसमें शुक्ला जी अपने वर्ग और ओहदे के अनुसार जितनी भी नोक पलक दुरुस्त करने वाले क्यों ना हो, मगर अंदर से पूरे इंसान है। उनका बेटा सुधीर दूसरों की नजर से बाप को देखता जरूर है, मगर अंदर से उनकी बनावट पिता की छाया ही है, जो संगी तो कहीं से नहीं लगता है, मगर हाँ सर्वहारा वर्ग के प्रति जरूरत से ज्यादा संवेदनशील और इनकलाब का ऐसा सपना देखने वाला है जहां एक दिन सब बराबर होंगे। और इसी जुनूनी उबाल में वो अपनों की तरफ ध्यान न देकर भटकाव को जीता है, जो सच तो है, मगर उस सच्चाई के रास्ते को दृढ़ता से पकड़ नहीं पाता है, सिवाय फावड़ा चलाकर ये दिखाना कि मैं साहब नहीं मजदूर हूँ। वो उस दौर पर प्रतिनिधि चरित्र कहा जा सकता है जब क्रांति एक ठोस स्वप्न फल बनकर सामने नहीं आ पा रही थी। अंग्रेजों के जाने के बाद जिस तरह का समाज धीरे धीरे विकसित हुआ, वहां वही सब कुछ आज नजर आता है जो हमने उखाड़ देने के लिए कमर कसी थी। लेकिन जो हमारे बीच खोया था, अपनों के प्रति मोह, हमारे भारतीय जीवन मूल्य,
वंशज उपन्यास के 2 हिस्से बेहद खूबसूरत और प्रभावपूर्ण बने हैं। वो है गांधी जी की हत्या और धनबाद में जाकर सुधीर और मजदूरों का दयनीय स्थिति के बारे में महसूस करना। ये उपन्यास संग्राम गाथा या किसी चरित्र की संघर्ष गाथा नहीं है, बल्कि इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण हो उठती है कि किसी भी इंसान को उसका माहौल कैसे ढालता है। बड़ी या छोटी घटनाएं किस तरह से मामूली इंसान, चाहे वो बच्चा हो या जवान, उस पर अपना प्रभाव डालती है। इस उपन्यास का बहुत सा वैचारिक हिस्सा आज की बहसों का हिस्सा है। लगता है कि यह आज के संदर्भ में लिखा कल या नियति का पाठ है, और 60 वर्षों में हम इन्हीं राहों पर बढ़ते रहे जो इसमें बहुतों ने स्वीकार और अस्वीकार किया, जिसकी टकराहटों की गूंज हमें वर्तमान में साफ सुनाई पड़ती है। इन्हीं टकराहटों पर पूरा उपन्यास भी बुना जा सकता था, मगर बाहर से ज्यादा जो भीतर घट रहा था वो क्या हम कम महत्वपूर्ण था, जिसमें सियासतदान तो अनदेखा कर सकते थे, मगर लेखक उन सारे बदलावों से आंख नहीं मूंद सकते थे, क्योंकि वो 2 इंसान भावनाओं की नफ्स पर हाथ रखने वाला ऐसा हकीम है जो हर एहसास को पकड़ने की क्षमता रखता है। जब समय करवट बदल रहा हो तो घटनाएं अवश्य मुख्य भूमिका में सामने आती हैं, मगर उसको सहने वाले इंसानों पर क्या गुजरती है, उस बारीकी को लेखक के अलावा और कौन पकड़ सकता है। वंशज उपन्यास समय के इन दोनों पार्टों को मिलाने की एक ऐसी कोशिश है जो अपने अंदर बहुत सी ऐतिहासिक और मानवीय घटनाओं और दुर्घटनाओं को किसी सोख्ते की तरह समोए हुए है। खुद लेखिका का जोर भी उन बाहरी परिवर्तनों का अंदरूनी जलवा दिखाना था, वरना वो इस उपन्यास का नाम वंशज न रखती, बल्कि सपनों के टूटन से निकला कोई मुहावरा, कोई नाम चुनती, और सिर्फ विचारों की टकराहट तक ये उपन्यास सीमित होकर रह जाता। सुधीर का गुस्सा चंद साल पहले तक मेरे भीतर भी घुमड़ता था, जब मैंने किसी से सुना था कि मेरे पिता यूनिवर्सिटी बग्घी से जाते थे। जब मैं 6 साल की थी तो वो गुजर गए। ऐसा चेहरा तमतमा उठता, भूल चुकी थी कि उस समय डोली, इक्के और बग्घी का था। कार तो बहुत बाद में आई थी, शायद रिक्शा भी। तब राहत की सांस आई। दूसरा भ्रम भी टूटा था, जब जाड़े की एक दोपहर में फूलों के गमले को रोप रही थी, जंगल की तरफ से आती फाख्ता की तेज आवाज हमेशा की तरह मेरा ध्यान खींच बैठी और मैं ये कह उठी, ये फाख्ता तो खूब बोलती है। मेरे साथ काम करने वाला लड़का हंस पड़ा और बोला, नहीं, ये फाख्ता नहीं, वन मुर्गी है। मैं उसकी हिमाकत पर हंस पड़ी, निरे बुद्धू हो क्या, ये फाख्ता ही बोली है, इसको मैं बचपन से पहचानती हूँ। वो धीरे से बोला, ये वन मुर्गी है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इतने बरसों का भ्रम टूटा मुझे अच्छा नहीं लगा, पर ये सही था। कई दिनों तक लॉन और मंडेरों पर बैठी फाख्ता खामोश थी, पर आवाज आ रही थी, क्योंकि जंगल में वन मुर्गी चीख रही थी। अब आप पढ़िए। जी, मैं पढ़ता हूँ। मैं आगे बढ़ाता हूँ साथियों इस आलेख को। किस तरह से रचनाओं का एक तुलनात्मक अध्ययन इस आलेख में हो सका है, हम इसे भी अनुभव कर रहे हैं, इसे सुनते हुए और पढ़ते हुए। मैं आगे पढ़ता हूँ। बिसात में तीसरी रचना सन 1996 में प्रकाशित कैरम की गोटियां नाम से हैं। मैं कुछ एक प्रतिक्रियाएं ले लूं। नासरा जी, मृदुला गर्ग जी लिख रही हैं, मज़ा आ गया। और उन्हें यह मज़ा तब आया जब वे रो भी पड़ी। शुरू में उनकी आंखों में आंसू आए, तो यह मिश्रित अनुभव है सभी लोगों का इस आलेख के साथ, सुख और दुख दोनों ही
और जहाँ आंसू आए वहाँ भी वह भावनात्मक लगाव, भावनात्मक उसका प्रभाव कहिए। और नीलिमा जी लिख रही हैं, बहुत बढ़िया समीक्षात्मक आलेख, कितनी खूबसूरती से आप पढ़ रही हैं। इसी तरह से कुसुम अंसल जी को यह आलेख अच्छा लग रहा है। पूनम भगत जी जुड़ी हुई हैं, वह भी पसंद कर रही हैं। साथियों, आप सभी से अनुमति लेते हुए मैं इसके आगे के कुछ हिस्से पढ़ता हूँ। बिसात में तीसरी रचना सन 1996 में प्रकाशित कैरम की गोटियां नाम से है, जो एक कहानी है जो किसी विशेष स्थिति के जरिए अपनी बात कहती है, जिसमें न वैचारिक टकराहटें हैं, न गंगा जमनी सामंती समाज की खुशबू है, न ही ऐसा कुछ कि हम कह सकें मीर साहब दुबले क्यों शहर के अंदेशे से। उसमें केवल एक पारिवारिक माहौल है जो पिता की बीमारी से कभी आतंकित है तो कभी गहरे अवसाद में डूबता उतराता है। लेखिका एक किशोर के चरित्र जिसका नाम सोनू है सब कुछ कहलाती है, जो सोचता, महसूस करता और कहानी के बिखरे सिरों को जोड़ता है। कहा जा सकता है कि कहानी में बेहद तराशा हुआ यथार्थ है, जो भाषा शैली और अभिव्यक्ति के रूप में हमें बांधता भी है और जिज्ञासा भी जगाता है कि छोटे से परिवार की घुटन, तनाव और दबाव के पीछे का रहस्य क्या है। यह कहानी यदि अलग से पढ़ी जाती तो अच्छी होने के बावजूद वह असर न छोड़ती जो बिसात में तीसरे मोहरे के स्थान पर आकर समय की एक अहम चाल के रूप में उभरती है। मृदुला जी की भूमिका पढ़ने से यह बात साफ हो जाती है कि जो सुधीर जीवन भर अपने इरादों को साकार रूप देने के लिए पिता से धन चाहता था, वही मरने के बाद अपनी सारी धन दौलत विरासत के रूप में उसे देकर चले गए। वंशज लघु उपन्यास का अंत जहां होता है वह कुछ अटपटा सा लगता है, क्योंकि पाठक उस समय तक तीखे कड़वे कटाक्ष की आशा सुधीर से कर रहा था, या फिर कुछ और जो हो, लेकिन इस बात को स्वयं लेखिका ने भी महसूस किया जिसका इशारा भूमिका में है। शायद वह सुधीर की जिंदगी को फिर किसी नए उपन्यास में जगह देना चाह रही हो, या शायद उन्हें पता हो कि अपने ख्वाबों की अत्यधिक आंच से बर्तन का चिटकना लाजमी था। उस पर अचानक पड़ी ठंडी फुहार ने उसमें दरारें डाल दी थीं। उस दरारों भरे बर्तन का महत्व ही क्या। यही हुआ कि वह सुधीर समय के साथ अचला बंसल की कहानी में पापा के चरित्र में ढल गए और जीत बहार का हिसाब कैरम की गोटियों के खेल में देखने लगे और अंत में पागल खाने में इलाज के लिए जाना पड़ा। यह कैसी विडंबना है कि इतिहास के एक कालखंड का दंश 3 पीढ़ियों ने कैसे खामोशी से झेला। बिसात एक उपन्यास है जिसे समय समय पर 3 लेखिकाओं ने खंड खंड में लिखा है, और हम सभी जानते हैं कि ये 3 लेखिकाएं 3 बहनें हैं। कहने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं। आगे पढ़ता हूं। इसे हम
इत्तेफाक कहेंगे, या फिर अनुभवों का तालमेल, या फिर एक चित्र का 3 डायमेंशन प्रभाव, या फिर उस माहौल का गहरा असर जिसके प्रभाव से तीनों बाहर नहीं निकल पाई। और वह था ननिहाल का घर। अचला बंसल ने और मृदुला जी ने अपनी अपनी रचनाओं में व्याप्त तनाव को बाप, बेटे और पत्नी के बीच दोहराव में लिखा है। मगर मुझे इस मुद्दे के अलावा 2 महत्वपूर्ण कारण और लगते हैं। पहला, देश और काल। दूसरा, 2 पीढ़ियों के बीच की दूरी, कभी वैचारिक रूप से, कभी परिस्थितियों के चलते, जो पल पल तपकन बन टीसती है। और यह टीसन फोड़ा बनकर अचला बंसल की कहानी में उभरी है, जो सोनू को वही दर्द देती है जो सुधीर ने अलग धरातल पर सहा। और फिर सोनू की यादों में बसे पापा उसे किस तरह तड़पाते हैं, और दर्द को सौंपने की तीसरी पीढ़ी सामने आ जाती है। और एक हिस्सा और पढ़कर मैं चाहूँगा कि यह खूबसूरत आलेख स्वयं रचनाकार की ही आवाज़ में संपन्न हो। एक हिस्सा और पढ़ता हूँ और इसके बाद मैं नासरा जी से ही अनुरोध करूँगा कि वे पढ़ें। जी, एक हिस्सा और पढ़ता हूँ। नासूर का यह सिलसिला उस दौर में लगभग सभी परिवारों की कहानी है, जब कई तरह की छटपटाहट उन्हें व्याकुल बनाए रखती थी। बाहरी बदलाव का जो असर उन पर पड़ रहा था, उसे व्यक्तिगत रिश्ते कैसे असर न लेते, खासकर तब जब 2 अलग परिवेश पाए लोग एक साथ रहने पर मजबूर हों। यदि यादों का पन्ना मैं पलटूं तो मुझे याद आता है कि ज़्यादातर परिवारों में किसी न किसी मामा, चाचा, बुआ और भाई पर पागलपन के दौरे पड़ते थे। उसका कारण राजनीतिक एवं सामाजिक बदलाव भी था, जिसमें आर्थिक कारण भी जुड़ चुका था। उस पर गजब यह कि देश का बंटवारा भी अनेक तरह से देशवासियों के दिलों में आक्रोश, घृणा, वेदना का बीज बो चुका था। ऐसी स्थिति से गुजरने वाला संवेदनशील व्यक्ति कैसे सहज रह सकता है? घर वालों को लगता है कि वह केवल घरेलू मामूल है। ऐसा सोचना सही भी है कि वही पीड़ा उन्हें झेलनी पड़ती है और वही उनका सच भी है। मगर जब दूर हटकर उसे देखते हैं तो स्थिति कुछ और ही होती है। हमको बड़े कैनवस पर वही पीड़ा फैली हुई नजर आती है। और मित्रों, इस आलेख का अंतिम हिस्सा मैं चाहूँगा कि नासरा जी स्वयं पढ़ें और फिर हम कुछ और बातचीत करेंगे। जी, स्वागत। जी, इसी तरह तरुण भटनागर की कहानी का अंत गहरी वेदना से निकली अभिव्यक्ति है कि यदि मुल्तान किसी को देखना है तो मेरी दादी के उस संदूक में आकर देखें, जिसकी चाबी वो मुझे वारिस के रूप में दे गई, और उसी में बंद है असली मुल्तान। तरुण ने अंत में बहुत कुछ कहा है जो मैं यहाँ नहीं कह सकती। उसे जानने के लिए पूरी कहानी पढ़ना जरूरी है। वही अंतरधारा इन तीनों रचनाओं में बहती नजर आती है जो हमसे छूट तो गया है, मगर फिर भी हमारे साथ, हमारी यादों का हिस्सा। वही यादें संवेदना की दस्तावेज बनकर इन तीनों रचनाओं में कैद हैं। यदि पाठक को पृष्ठभूमि के अतीत से और इतिहास के उस कालखंड का पता नहीं है तो फिर उसे इन तीनों रचनाओं का वो सच समझ में नहीं आएगा जो परिस्थितियों को बिलो कर निकाला गया है। ऐसा यथार्थ जो इंसान के टूटन फूटन का साक्षी है, भले ही ऐतिहासिक दस्तावेजों में उनका नाम उन शहीदों में ना हो,
जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना जीवन होम कर दिया, मगर वे हमारे कलेजे में तो बसे हुए हैं। जी, तो ये रहा जी। बहनों को तो भी हम मित्रों, लोगों ने याद कर लिया और देशभक्त को भी याद कर लिया। जी कुछ अच्छा बोल रही थी जी। जी सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वे लिख रही हैं, मैं चुपचाप सुन रही हूँ, दिग्गजों के बीच में क्या कहूँ। शुक्रिया सपना जी। सभी रचनाकार लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, अच्छा लगता है, तमाम पीढ़ियों के रचनाकार। और मित्रों, यह आलेख एक अपने आप में सृजन का सुख देता हुआ आलेख, एक उतना ही आलोचना परक और उस आलोचना में वैसी ही रचनात्मक कसावट और खुशबू इस आलेख में हम पाते हैं, और जिसका एक खूबसूरत उन्वान देती हैं नासरा जी, साहित्य की शाख पर झूलती तीन फाख्ताएं। बहुत खूबसूरत। और इस अवसर पर मित्रों, हमारे पास कुछ एक चित्र हैं जिनमें मंजुल भगत हैं और तमाम दूसरे रचनाकार हैं। उसको देखते हैं, फिर कुछ और बातचीत करते हैं। यह जो आप चित्र देख रहे हैं, जो अभी आप आलेख सुन रहे थे, वह इस किताब में संकलित है, किताब के बहाने। इसमें यह आलेख नासरा जी का संकलित है। और जैसा कि हमने शुरू में कहा कि कुछ एक चित्रों को देखते चलते हैं और उन पर नासरा जी की राय लेते हैं। जी नासरा जी। जी, ये तो कुसुम है और पद्मा है और हमारी लेखिका है मंजुल और मणिका मोहिनी है। तो इस तरह से हम लोग साथ बैठे हुए हैं, यादें हैं। जी जी, अलग अलग चित्र हैं, कुछ कार्यक्रम एक ही है मगर चित्र अलग हैं। तो देखते हैं और फिर कुछ और बात। घर में एक कार्यक्रम हमारा हुआ था जिसमें हम सब लोग जमा हुए थे। तो अब देखिए, जमाना बदल गया है। अब तो तस्वीरें ज्यादा होती हैं, चाहे दिल में तस्वीरें यार हो या ना हो, लेकिन हम लोग एक दूसरे के दिल में रहते थे और दिमाग में रहते थे, तस्वीरें कम खिंचवाते थे। तो तीसरी तस्वीर में और लोग भी आ जाते हैं। हाँ, मैं उसे आगे बढ़ाता हूँ। और यहाँ पद्मा सचदेव को देख रहे हैं मित्रों जी। यहाँ कृष्णा पॉल हैं और चंपा वैद जी हैं जो कवित्री हैं। और कुछ एक चित्रों को और देखते हैं। जी जी, इसमें मीरा सीकरी हैं, विनीता अग्रवाल हैं। ये मेरी और मंजुल की है। जी, इसमें काफी लोग हैं, जिसे कहते हैं सिमी हर्षिता भी हैं जो हमारे बीच अब नहीं रही, विनीता भी नहीं रही हमारे बीच, और चंद्रकांता हैं, और बाकी लोग तो जो पहले तस्वीरों में देख चुके हैं वही लोग हैं। जी, और इस कड़ी में आगे चंद्रकांता जी भी जोड़ेंगी, मृदुला जी भी जोड़ेंगी। जी जी जी, और इसमें आप देख रहे हैं मंजुल भगत जी और आज की हमारी वक्ता, हम सभी की प्रिय रचनाकार नासरा जी। और मित्रों, यह एक छोटी सी कोशिश, जो चित्र आसानी से हमें उपलब्ध हो सके नासरा जी की ओर से, वे हमने यहाँ रखे। और इस अवसर पर कुछ और कहना चाहें तो कहें, और फिर हम लोग कार्यक्रम को विराम देंगे। मुझे लगता है काफी बात हो गई है, और अब तो बाकी लोग बोलेंगे मेरे ख्याल से। कुछ चीजें तो उनकी बहुत ही मशहूर हुई थी, जैसे अनारो। मुझे याद है जब मैंने अनारो पढ़ा था तो मैं बिस्तर पे लेट के पढ़ रही थी और बार बार मुंह से वाह वाह निकल रहा था।
अनारों का कोई मुकाबला नहीं, कुछ अजीब कैफियत में उन्होंने लिखी है। और उसके बाद उनके यहाँ बहुत मामूली मामूली चीज़ों को उठा के वो कहानियाँ लिखती थी। एक शाम है जो चाट खाने और गज़ल सुनने में, लेकिन उसकी भी एक कैफियत रहती थी। तो मुझे याद है कि वो बहुत बीमार थी, तो कहने लगी मुझसे कि डॉक्टर कह रहा आप लिखना छोड़ दीजिए। तो उनका कैसे छोड़ दूँ? आप डॉक्टर हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तो दवा सबसे बड़ी यही है कि मैं लिखूं और लिखती रहूं, वही मेरी ज़िंदगी है। और दूसरी बात सुनने में आई थी कि जब ये बहुत तबीयत इनकी ख़राब थी तो ये जगा रही थी और कह रही थी उठो जल्दी चलो, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाओ, मैं अभी और जीना चाहती हूँ और लिखना चाहती हूँ। तो ये कमी तो खलती है मंजुल जी की, मेरे ख्याल से वो और भी बहुत ही शानदार चीज़ें देती हैं अगर 24 साल का गैप ना पड़ता। तो ये एक तकलीफ-देह हकीकत है। और बहरहाल जी। जी, तो इसी के साथ साथियों आज की यह कड़ी समाप्त करते हैं और कल की कड़ी में, कल की दूसरी कड़ी में हमारे साथ मृदुला गर्ग जी जुड़ेंगी और एक के बाद एक कई लोग आएंगे जो उनकी शख्सियतों पर और उनकी रचनाओं पर बातचीत करेंगे। हमारी ओर से कोशिश रहेगी कि उनकी कुछ कहानियों का पाठ भी हो और उनके उपन्यास से कुछ अंशों को भी हम यहाँ पर रख सकें। नासरा शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़ी, समय निकाली, बहुत अच्छा लगा, आभार, शुक्रिया। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उन सबका जो जिन्होंने मुझे सुना और आपने मंजुल की शुरुआत की, इसके लिए आप बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद के काबिल हैं कि एक मर्तबा मंजुल को हम लोग फिर से दोहराएंगे, सुनेंगे और यादों में खोएंगे। ओर से यही एक छोटी सी कोशिश जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से कि हम अपने लेखकों को, अपने सर्जकों को अपने साथ किसी न किसी बहाने से जोड़े रख सकें। और इस बीच कई पीढ़ियां आ गई हैं तो वह सब हमारे साथ जुड़ती हैं तो अच्छा लगता है और इसके बहाने लोग पुनः उन किताबों की ओर बार बार लौटते हैं। अगर वे पढ़े हुए भी हैं तो दोबारा से उन्हें पढ़ते हैं। इस बीच जो कुछ और हमारे साथ नए सुनने वाले और देखने वाले जुड़े, उनमें सपना सिंह जी, नीलू पाटिल जी, मंजुषा गांगुली जी और तमाम लोग, वंदना कुमारी जी और तमाम लोग, सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। कल एक नई कड़ी में पुनः मिलते हैं। एक बार आप सभी की ओर से, हम सभी की ओर से नासरा जी को शुक्रिया और मंजुल भगत जी पर यह एकाग्र जारी है। कल मिलते हैं। नमस्कार।